नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके यहाँ राजेश खन्ना। एक गाना आया था औलाद वालों फलो फूलो। औलाद यानी कि बच्चे, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उन पे क्या बीतती है, ये तो वही जानता है जिनके नहीं होते हैं। आज के तकनीकी युग में जो है कि बच्चे होना बिल्कुल आसान हो गया है। ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं, लेकिन इसी तरह एक तकनीक है आईवीएफ जो है तकनीक है, उस तकनीक को जो है किस तरीके से प्रयोग किया जाता है? कैसे जो है कि उससे जो है कि बच्चे होते हैं? किस तरह से जो है कि आप माता-पिता बन सकते हैं? इस टेक्नोलॉजी के लेकर बात करने हमारे साथ डॉक्टर सार्थक बख्शी जी हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका टोटल खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ मिलने के लिए एंड मेरी हमेशा यही परीक्षा रही है, मेरा परिश्रम रहा है कि मैं जिनसे भी मिलूं, मैं उनको इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ गई है, निसंतानता कैसे बढ़ती जा रही है, स्पेशली ये मिथ कि हमें नहीं हो सकता, जो इंडिया में लगता है कि बीमारी हमें नहीं हो सकती। मेरी यही कोशिश रही है कि मैं ये एजुकेशन, ये नॉलेज जो आप हमें मिली है इतने सालों के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर रह के, मैं लोगों से बता सकूँ, शेयर कर सकूँ, सो दैट कि वो इस भ्रम में ना रहे कि बच्चा करना सबसे आसान तरीका है और जब चाहेंगे हो जाएगा, कि यूँ चुटकी बजाई और बच्चा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, ये जो है कि आईवीएफ तकनीक जो है, किस तरह से मतलब ये यूज़ होती है? क्योंकि क्या कारण रहता है कि बच्चे नहीं हो पाते हैं? क्या इसमें थोड़ा-सा आप विस्तार से बताएँ थोड़ा आप? जी, तो पहले तो समझते हैं कि आईवीएफ से ज़्यादा कि कहाँ ज़रूरत होती है? तो निसंतानता हम किसको डिफाइन करते हैं? अगर आज कोई पति-पत्नी, कोई कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड संभोग सेक्स कर रहे हैं और फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण, तो उसको हम बोलते हैं कि किसी टाइप की निसंतानता या इनफर्टिलिटी है। अब जब वो हमारे पास आएँगे, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आएँगे, तब हम चेक करके एक्चुअली में बता सकते हैं कि क्या पुरुष में प्रॉब्लम है, स्त्री में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक-ठाक है, पर फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ ऑफ अदर रीज़न्स। तो ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट करके पता लगेगा। बट जो एक सोच थी, जो एक पुराने ज़माने का ख़्याल था कि भाई बच्चा हम कभी भी चाहें, कभी भी कर लेंगे, या हम 35 साल के हो गए हों, 40 साल में हो जाएँ, शादियाँ लेट कर रहे हैं, बट बच्चा होने की संभावना आजकल बहुत फ़र्क हो गया है। इसके 2-3 कारण मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो बॉडी के अंदरूनी चेंजेस हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सब हार्मोनल प्ले है। आपकी कोई भी और बीमारी होती है, कोई स्किन डिज़ीज़ है, कोई दाँतों की है, हेयर है, या कुछ अलग से आपको लगने लग जाए, या ना बीमार पड़ रहे हो, तो आपका शरीर पुकार रहा होता है, बोल रहा होता है। कुछ चीज़ें दिखाई देंगी आपको, कि अगर मेरे को एक्ने है, पिंपल्स है, हेयर फॉल है, तो मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं ट्रीटमेंट लूँगा। मुझे अगर बीमारी लगी है तो वीकनेस हो जाएगी, उठ नहीं पाऊँगा तो दवाई लूँगा। बट क्योंकि बच्चे करना कभी किसी की उस समय नीड नहीं है, तो आपको आपका स्पर्म काउंट नहीं पता पुरुष को, फीमेल्स को उनका एग काउंट नहीं पता, उनके यूट्रस के बारे में नहीं पता, उनको कोई और प्रॉब्लम के चक्कर में बच्चा बाद में ना हो ये नहीं पता। तो ये चीज़ें कंप्लीटली अंडर द रग जिसे बोलते हैं कि भई आपने मैट के नीचे सोच रखा है कि हम जब चाहेंगे कर लेंगे, ये इसलिए बढ़ती जा रही है बिकॉज़ किसी को दिख ही नहीं रही है कि उनकी बॉडी के अंदर की प्रक्रिया कितनी चेंज होती जा रही है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है समझना कि जो हमारे पूर्वज थे, अगर मैं आज इनको बताऊँ कि मेन के अंदर जो स्पर्म काउंट होता था, शुक्राणु का जो काउंट था, पहले 100 मिलियन, 80 मिलियन होता था। आज डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली वो काउंट 40 मिलियन या 30 मिलियन पे आ चुका है। एवरेज सीमेन काउंट फॉर पुरुष, और ये गिरता ही जा रहा है। आप उसमें आप सोचिए कि आज किसी भी पुरुष के लिए जब फैमिली स्टार्ट होती है, तो फैमिली के बाद उनकी पहली इच्छा होती है कि मेरा करियर ऊपर बढ़ता रहे। दूसरी इच्छा होती है कि हम पहले घर ले लें अपना, तीसरी इच्छा होती है गाड़ी ले लें, चौथी इच्छा होती है कि हम पहले घूम लें मियाँ-बीवी और कर लें। इन सब सालों के बाद एक कपल की जब ये सारी इच्छाएँ, फैंटेसीज़ बोल लीजिए, नीड्स बोल लीजिए, जब ये पूरे होते हैं, जब वो मेंटली जाके रेडी होते हैं, तब तक ऑलरेडी इतने लेट हो चुके होते हैं और इतनी सारी बॉडी की इंटरनल चेंजेस जो किसी कोई देख नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई जान नहीं पा रहा है, जब वो फिर एक्चुअली में आके आपको दिखाई देता है, तब पता लगता है कि अरे हाँ, हमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये तो सिर्फ़ पुरुषों के लिए है। फीमेल्स के लिए फिर भी ज़्यादा आसान है कि आज
फीमेल्स को कभी पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है, अदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं जिससे पता लग जाता है। बट फीमेल्स के लिए ये है कि उनकी एग क्वालिटी बहुत जल्दी डिक्लाइन करती है। मेन के लिए जो स्पर्म क्वालिटी है वो फिर भी 40-45 साल की उम्र तक ठीक रह सकती है, बट फीमेल्स के लिए पोस्ट द एज ऑफ 35, एक बार 35 साल की आपकी आयु हो जाए, उसके बाद इतनी जल्दी डिक्लाइन करती है आपकी एग क्वालिटी और नंबर ऑफ एग्स ऑल्सो, जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है या आपकी ओवरीज में होता है। तो उस चक्कर के अंदर बच्चे करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एंड जैसे मैं कहते हैं ना, नंबर वन कारण डिलेड मैरिजेस हैं कि शादियों का टाइम ही लेट हो गया है। लोग 32-33 में सोचते हैं कि अब हम मेंटली रेडी हुए हैं, और फिर उसके बाद जैसे मैंने ये प्रक्रिया बताई कि हाँ 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 मैं ये पहले ये सब चीजें कर लूँ फिर प्लान करेंगे, तो उस चक्कर में इनफर्टिलिटी बढ़ती ही जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से 1 in 6 कपल्स इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। 6 में से हर एक कपल को अब बच्चा करने में प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम का ज़रूरी नहीं आईवीएफ हो, आईयूआई सॉल्यूशन हो सकता है, ओवुलेशन इंडक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ और हो सकता है, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसकी क्या मतलब उम्र के कारण होता है या मतलब बाय बर्थ होता है क्या? क्योंकि इनफर्टिलिटी क्या कारण क्या होता है इसका? जैसे मैंने बताया कि उम्र सबसे पहला कारण है। ओके। दूसरा, बर्थ से कोई बीमारी कोई लेके नहीं आता, ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है कि पूर्वजों को हो रहा था और हमें होता रहेगा। थर्ड, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। एक पहले जैसे लोग 20 साल की उम्र में शादी कर लेते थे, 25 तक 2 बच्चे हो जाते थे बिकॉज़ वो पीक फर्टिलिटी है। आपका स्पर्म काउंट सबसे हेल्दी है, एग काउंट सबसे हेल्दी है, यूटेरस सबसे हेल्दी है, ये सारी चीज़ों में। अब जैसे-जैसे वो डिले हो रहा है, आप ये भी देखिए जैसे मैंने बताया ना कि एग काउंट और स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में खाना, केमिकल्स, एनवायरनमेंट सब बेटर होता था। आज के ज़माने में हम हर कोई क्रीम लगा रहा है, नेल पॉलिश लगा रहा है, लैपटॉप अपनी गोद में रख के बैठा हुआ है। कुछ न कुछ हार्मोनली हम अपने आप को इतना ज़्यादा केमिकल से एक्सपोज़ कर चुके हैं। फ्रॉम एवरी डे, फ्रॉम सनस्क्रीन्स टू एनीथिंग दैट यू से कि हैंड लोशन लगा रहा हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा रहा हूँ। इतनी चीज़ें मैं अपनी बॉडी पे लगाता जा रहा हूँ कि अंदरूनी हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो आप सोच नहीं सकते हो बिकॉज़ ये आपका एक एवरीडे हैबिट है। भाई लगे, लगाए, परफ्यूम छिड़के, कुछ करें, मतलब आप सोचिए कि आप सुबह से लेके शाम तक अगर कुछ करते हैं ना, तो अपने बॉडी पे क्या-क्या चीज़ें डाली है, जो शायद 25-30 साल पहले आपके पेरेंट्स, आपके दादा क्या करते भी थे? नहीं। तो फर्स्ट रीज़न, बिकॉज़ हमने अपने आप को इतना केमिकल एक्सपोज़र दे दिया है, जो पुराने ज़माने में नहीं था। उससे कोई ना कोई हार्मोनल इम्पैक्ट हुआ है। सेकंड, खाना। आपको अगर याद हो पुराने ज़माने में आप गोभी खोलते थे, मटर छीलते थे, तो कीड़े निकलते थे। आज आपको किसी भी गोभी में कोई कीड़ा नहीं दिखाएगा, किसी भी मटर में, कहीं पे भी कीड़े नहीं दिखाएँगे। सब चीज़ एकदम, एप्पल बिल्कुल लाल दिखाई देगा, टमाटर बिल्कुल लाल, कैप्सिकम बिल्कुल हरी, हर चीज़ एकदम चमक रही होगी, बिकॉज़ फूड अब ऑर्गेनिक रहा नहीं है। हर चीज़ केमिकली पेस्टिसाइड है, वही हम खाते हैं, वही बॉडी डाइजेस्ट करती है, वही फिर एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। तो अगेन दूसरी चीज़ कि हम नेचुरल से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक जगह जा चुके हैं, तो वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तीसरा, वातावरण। आपको देख रखे हैं पॉल्यूशन, मैं तो दिल्ली में हूँ, बट दिल्ली हो या कोई और हो, पॉल्यूशन लेवल्स कितने इंक्रीज कर गए हैं। स्ट्रेस लेवल चौथी चीज कितने इंक्रीज कर गए हैं। लाइफ में लोग कितनी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। एंड जब किसी को, हमारी इंडस्ट्री छोड़िए, कोई भी बीमारी होती है तो फर्स्ट चीज स्ट्रेस पे आ जाती है कि भाई क्यों हो गया कैंसर, स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, हेयर फॉल, स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, भैया काले क्यों पड़ गए, स्ट्रेस ज्यादा ले लिया। तो इनफर्टिलिटी को भी बोल सकते हैं स्ट्रेस, बट इट इज अगेन व्हाट योर केमिकली इम्बैलेंस, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, बिकॉज आप अपने आप को इतने लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में गुजार रहे हैं कि जो बच्चे करने की प्रक्रिया, जो बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, अनगिनत सालों से होती आ रही है, वो अब मुश्किल हो गई है, धीरे-धीरे से होती जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स प्लस मल्टीपल, अगर किसी को देखिए कोई डायरेक्ट बीमारी हो, उस बीमारी से रिलेटेड तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी आ ही जाती है। जैसे मैंने कहा कि विमेन की हिस्टेरेक्टोमी हो गई कि यूट्रस नहीं है, किसी की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, पुरानी प्रेगनेंसी हुई बट ट्यूब फट गई उसके अंदर, मेन के अंदर स्पर्म है ही नहीं, निकला ही नहीं, एज़ोस्पर्मिया हो गया। तो ये तो डायरेक्ट मेडिकल रीज़न से आपकी इनफर्टिलिटी है। बाकी जितनी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि नॉन मेडिकली हमारी बॉडी में कैसे-कैसे चेंजेस हुए और उस चीज़ में इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ गई है। हुँ, ये तो आपने बताया कि सिम्पटम बताया और ये चीज़ इस तरह से होती है और ये है। अच्छा, ये जो आईवीएफ काम कैसे करती है? किस तरीके से जो है कि बच्चा जो है कि पैदा हो जाए
कैसे मतलब होता है? क्योंकि ये तकनीक पूरी तरह से सक्सेस है या मतलब कि ये फेल भी होने के चांसेस रहते हैं? कितने परसेंट इसका जो है कि काम करने का आप दावा करते हैं? ये बहुत सिंपल है। पहले तो आईवीएफ क्या होता है अगर मैं बताऊँ, बॉडी के अंदर की जो प्रक्रिया होती थी कि जब स्पर्म शुक्राणु आगे अंडे से जाके मिलता है बॉडी के अंदर और एक एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो फिर बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है। मतलब आप सोचिए सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल, एक और सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल ये जाके मिलते हैं, एक एम्ब्रियो बनता है। फिर ये डिवाइड होता रहता है 1 का 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 एंड देन टू मिलियंस ऑफ सेल्स और फिर वो जाके बच्चा बनता है। अब जहाँ पर ये दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, मल्टीपल रीज़न्स जैसे हो सकते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी खराब है, मॉर्फोलॉजी खराब है, इम्प्रेग्नेट नहीं कर पा रहा, अंडा ट्यूब से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्यूब ब्लॉक्ड हैं या फट गई हैं, या अंडा आ रहा है और एग भी मिल रहा है बट इम्प्रेग्नेट नहीं हो पा रहे, या इम्प्रेग्नेंट हो रहे हैं, यूट्रस के अंदर दिक्कत है कि वो ठहर नहीं रहा। तो मल्टीपल मेडिकल रीज़न्स के चक्कर में या मल्टीपल अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी जिसे भी हम बोलते हैं, अगर किसी भी तरीके से ये प्रक्रिया जो नेचुरली होनी थी, अगर नहीं हो पा रही है, तो हम एज़ एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट इसको बाहर लैब में करते हैं। एंड बाहर लैब में करते हैं तो उसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। इन विट्रो मतलब इनसाइड अ लैबोरेटरी, इन अ लैब। ओके। तो fertilization when it is occurring in a laboratory it's called IVF, in vitro fertilization। इसी को साइंटिफिकली अगर बॉडी के अंदर हो रही होती तो इन वीवो बोलते हैं। तो इन वीवो मतलब अंदर बॉडी में, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर हो रही है। तो हम लड़कों का शुक्राणु, लड़कियों के अंडे, इसको लैब में अंडर अ माइक्रोस्कोप, वैसे तो पेट्री डिश के अंदर लगते हैं बट इसको लेमैन टर्म में समझाने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी को बोलते हैं कि ओके। टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे आपने स्पर्म लिया एंड अंडे लिए एंड उनको मिक्स करके एम्ब्रियो बनाया। फिर उस एम्ब्रियो को हमने ग्रो करा 5 दिन के लिए स्पेशलाइज इंक्यूबेटर्स के अंदर। ओके। उनके अंदर ग्रो करके 5 दिन के अंदर फिर वापस विमेन औरत की बॉडी के अंदर डाला। तो ये है एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो आईवीएफ की प्रक्रिया कि हमने एम्ब्रियो बाहर बनाया बिकॉज़ हमें 100% श्योर है कि हम एम्ब्रियो बना सकते हैं। उस एम्ब्रियो को ग्रो कर सकते हैं 5 दिन तक और फिर वापस औरत के शरीर में डालते हैं। अच्छा, वैसे तो है कि जैसे बड़े जो कि आपने जो भी है कि 9 मंथ का टाइम होता है बच्चे का जो है कि मतलब पैदा होने का थोड़ा ऊपर-नीचे 2, 4, 10 दिन हो जाते हैं या फिर कम। तो इसमें कितना टाइम में जो है कि बच्चा जो है कि जो है तैयार हो जाता है जब बच्चा जो है देखिए, सेम चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ बेबी कर रहे हैं तो 9 महीने के 8 लग जाएँगे या 9 के 10 हो जाएँगे। जो आपने पहले 5 दिन हमने एम्ब्रियो ग्रो करा, उसके बाद उसको वूम्ब के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर जहाँ बोलते हैं औरत की कोख के अंदर, उसे 9 महीने के लिए रहना ही रहना है जब बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है। तो वो 9 महीने ही रहेंगे, चाहे वो नेचुरली कंसीव करे, चाहे वो आईवीएफ के थ्रू करे या कोई और फर्टिलिटी प्रोसीजर के थ्रू बच्चा कंसीव हो। अच्छा, रिज़ल्ट इसका कब पता लग जाता है? जैसे शुरुआत करते हैं आप इसकी तकनीक को, तो रिज़ल्ट कब पता लग जाता है? मंथ बाद, 2 मंथ या 3 मंथ्स को? हर प्रेगनेंसी का 14 दिन के बाद एक हार्मोनल टेस्ट होता है कॉल्ड बीटा एचसीजी, जिससे हम चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी आई है या नहीं। तो 14 दिन बाद आपको पता लग जाएगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं। उसके 14 दिन बाद हम अगर देखते हैं कि सैक बना है या नहीं, उसके फिर 14 दिन बाद हम देखते हैं कि हार्ट बीट आई है या नहीं। तो प्रेगनेंसी के बहुत तरीके हैं देखने के लिए और जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी तो आप एनालाइज़ करेंगे कि प्रेगनेंसी कितनी आगे बढ़ी है, आई भी है, नहीं आई है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हार्मोनल लेवल 14 दिन बाद बीटा एचसीजी जो हमने करा वो पॉजिटिव आ गया मतलब प्रेग्नेंट है। बट शायद उसमें सैक ना बने, शायद सैक बने तो हार्ट बीट ना आए। तो वो जो प्रेगनेंसी का तरीका है वो सेम रहता है फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी आल्सो, फॉर आईवीएफ आल्सो। बट बेसिक सेंस में जो हम सबसे पहले देखते हैं वो 14 दिन बाद हार्मोनल लेवल चेक करके देखते हैं बीटा एचसीजी लेवल क्या है। अच्छा, आपका जो है कि एक्सपीरियंस काफ़ी इसमें हो चुका होगा। कितने के लोगों को अभी तक जो है आप ऐसा ट्रीटमेंट दे चुके हैं और कितना परसेंट सक्सेस रेट रहा होगा? देखिए वर्ल्ड ओवर सक्सेस रेट आज के दिन में 60 से 70% के करीब है। ये ज़रूर है कि अगर पहली साइकिल में नहीं आता तो आप दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा नहीं आता तो तीसरा करते हैं और हर साइकिल जब फेल होती है तो हमें कुछ सीखने को मिलता है कि क्यों फेल हुई? क्या
बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम आ गई जो हम देख नहीं पाए, ये एम्ब्रियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जो हम नहीं बना पाए, दवाइयों में कुछ चेंज करना हो, या जब हमने बच्चा आ गया तो उसके बाद जो प्रेग्नेंट औरत को सपोर्ट चाहिए होता है जिसको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट, लूटल फेज सपोर्ट कहते हैं, उसमें क्या इंक्रीज़ करें? क्या हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए कोई दवाई दें? तो अगर कभी लाइफ में फेलियर भी मिलता है, वो फेलियर हमें इतना सिखा के जाता है कि हम मानते हैं कि दूसरी या तीसरी साइकिल तक तो ऑलमोस्ट आप 90-95% सक्सेस पे पहुँच जाते हैं। तो पहले साइकिल में कभी 100% कोई भी क्लेम कर रहा है तो बिल्कुल गलत क्लेम कर रहा है, 100% कोई आईवीएफ का सक्सेस नहीं है। हुँ। बट हम हाँ, ज़रूर मानते हैं एंड मैं बाकी आईवीएफ स्पेशलिस्ट को भी ये बोलता हूँ कि दूसरे तीसरे साइकिल तक आपको 90% सक्सेस मिलने की चांसेस ज़रूर रहते हैं, बिकॉज़ आप सीख रहे हैं, आप बॉडी को भी बेटर समझ रहे हैं, अपने रिज़ल्ट को भी समझ पा रहे हैं एंड क्या नीड है, क्या बेटर करना है। एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ स्पेशलिस्ट तो आप सीख के बेटर ज़रूर करेंगे। अच्छा, इस तकनीक से जो बच्चे पैदा होंगे, उसको भी क्या दिक्कत हो सकती है? उसको भी आईवीएफ लेना पड़ेगा या वो ठीक-ठाक उसके स्पर्म होंगे और वो ठीक-ठाक मतलब उसका देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्या आईवीएफ बेबीज़ नॉर्मल होते हैं या कोई भी फर्टिलिटी प्रोसीजर? मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल से और बहुत आधुनिक जवाब देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट आईवीएफ बेबी 1978 में बॉर्न हुआ था, लुई ब्राउन। आज 45 हो गई है। उसके खुद के बच्चे हो चुके हैं, खुद एक माँ है, उसके बच्चे हेल्दी भी हैं, बड़े भी हो गए हैं, 5-10 साल के हो गए हैं। तो आपको जवाब देने के लिए आईवीएफ बिल्कुल नॉर्मल है। उन जो आईवीएफ बच्चे हैं, अब तो उनके बच्चे हो चुके हैं। आपको लुई ब्राउन के बारे में क्यों बताऊँ? मैं आपको एक इंडियन एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो आप रोज़ जिसका नाम सुनते हैं, रिचेस्ट इंडियन मैन जो है मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है कि उन्होंने आकाश एंड ईशा अंबानी या आईवीएफ ट्विन्स, आईवीएफ बेबीज़ हैं। आज आपके सामने द रिचेस्ट मैन इन्होंने आईवीएफ 1990 में कराया था, 91 में कराया था। आकाश एंड ईशा अंबानी के खुद के बच्चे हो चुके हैं। आप उनको रोज़ देखते हैं, रोज़ टीवी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो आपको खुद पता लग जाना चाहिए, इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट प्रोसीजर एंड आपके सामने लाइविंग एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो 30 साल, 40 साल पहले पैदा हुए थे, उनके और बच्चे हो गए हैं। तो कुछ इससे ज़्यादा कोई सिंपल एंड सेफ प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो इट्स अ कंप्लीटली नॉर्मल एंड ईज़ी प्रोसीजर। अच्छा, इसमें सिंगल ही बच्चा पैदा होता है या फिर इसमें ट्विन वगैरह या मतलब उससे ज़्यादा भी ऐसा एक्सपीरियंस कोई आपको मिला हो देखने को शेयर करना चाहें? देखिए ट्विन्स क्यों होते हैं आईवीएफ में, इसका एक बहुत सिंपल कारण है, क्योंकि हमें पता है सक्सेस 100% नहीं है। तो कभी-कभी हर डॉक्टर या मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स कैन इम्प्लांट वापस बच्चेदानी के अंदर 2 एम्ब्रियो डाल देते हैं, 3 एम्ब्रियो डाल देते हैं। तो ये हर डॉक्टर की अपनी-अपनी प्रैक्टिस है। दिस इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्ट चॉइस। आज मैंने 2 या 3 एम्ब्रियो डाल दिए एंड जैसे मैंने कहा पता नहीं होता सक्सेस क्या है, तो हम चांसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं सक्सेस के लिए। कभी-कभी 2 के 2 एम्ब्रियो ठहर जाते हैं और ट्विन होते हैं। तो काफ़ी बार आप देखेंगे अगर ट्विन्स हो रहे हैं तो जनरली आईवीएफ के इस चक्कर में हो रहे होते हैं बिकॉज़ 2 एम्ब्रियो डाले गए होते हैं और दोनों के दोनों ठहर जाते हैं। मतलब ये कोई इसमें रिलीजियस भी कभी ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे रिलीजन हैं जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो उसमें भी कोई ऐसा कोई भी होता है कि भी आप मुस्लिम में नहीं ऐसा कर सकते, क्रिश्चियन में नहीं कर सकते या मतलब सिख धर्म में या मतलब देखिए जहाँ तक रिलीजन की बात है तो हिंदू, सिख, ईसाई इसमें कोई प्रोहिबिशन, कोई पाबंदी नहीं है। मुस्लिम रिलीजन के अंदर ज़रूर बोला गया है कि हमारे जैसे आईवीएफ की इंडस्ट्री के अंदर आपको हमेशा थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए स्पर्म में बिल्कुल खराब है ही नहीं, ज़ीरो स्पर्म, तो आप स्पर्म डोनर ले सकते हैं। मूवी भी आई थी विकी डोनर आपने देखी होगी। दूसरा है कि एग है ही नहीं, औरतों के अंडे ही नहीं बन रहे, क्वालिटी बहुत खराब है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप एग डोनर भी ले सकते हैं। और तीसरा है कि बच्चेदानी नहीं है या यूट्रस में 3-4 बार प्रेगनेंसी हुई, ठहरती नहीं है, वुमेन डिप्रेशन में चले गए, बुरा लग गया, तो सरोगेसी भी कर सकते हैं। उस पे भी मूवी आई है, मिमी आई है, कृति सेनन की जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है। अब आपने बाकी मूवीज़ भी देखी है, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ एंड विकी डोनर, मिमी, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत मूवीज़ आई हैं।
तो जहाँ तक ये भी थर्ड पार्टी असिस्टेड रिप्रोडक्शन की आती है, स्पर्म डोनर, एग डोनर और सरोगेट मदर, तो मुस्लिम रिलीजन के अंदर होता है कि अंडे दूसरी औरत का नहीं लिया जा सकता। आपको करना है तो आप सेल्फ साइकिल ही करिए, कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के ही स्पर्म और वाइफ का ही एग, शुक्राणु और अंडा सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही हो और उन्हीं से आईवीएफ ट्राई करेंगे। तो ये उनके रिलीजन में पाबंदी है, बाकी किसी रिलीजन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, ये तो तकनीक की बात है आगे के बारे में। अच्छा, कॉस्ट की बात करें तो कितना कहाँ तक कॉस्ट इसका आता है? क्योंकि आम बंदे की पहुँच तक होता है या फिर जैसे अंबानी जैसे आपने नाम लिया, उन्हीं तक ही पहुँच लगता है ये? देखिए, जो अंबानी जी ने कराया था वो 1991 91 में कराया था, ठीक है? एंड 1990 में कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, अब कॉस्ट बहुत कम आ गई है। ये तकनीक हर एक के पास आज अवेलेबल है, हर एक इंसान तक पहुँच गई है, बिकॉज़ ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल लोन्स अवेलेबल है, ट्रीटमेंट के लिए ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है एंड ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे और फाइनेंसिंग ऑप्शन अलग हैं। ट्रीटमेंट महँगी ज़रूर है, बिकॉज़ हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं बहुत सारे विदेशी कंपनियाँ ये इंजेक्शंस बनाती हैं। इन इंजेक्शंस का कॉस्ट 50-60 हज़ार तक चले जाता है। तो इस चक्कर के अंदर ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है, 2 से ढाई लाख रुपए के बीच में मान लीजिए। बट जैसा मैंने बताया, आज अगर आपके पास आप 20-25 हज़ार की तनख्वाह के भी हैं, तो उसके भी देयर आर फाइनेंस कंपनीज़ जो आपकी सैलरी से लेके आपको समझाएगी कि या तो कैसे सेविंग करी जाए या कैसे आपकी ईएमआई बाँध दिया जाए या आपको कैसे लोन दे दिया जाए जिससे आपको आईवीएफ की तकनीक मिल जाए। तो पैसे से कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर पैसे की कमी है तो ट्रीटमेंट नहीं होगी, बिकॉज़ मैं बता दूँ, जब बच्चा मिलता है ना, उसकी खुशी कभी आप पैसों से नहीं तोल सकते। तो लाइफ़ का जो आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करते हैं, जिसके लिए जी रहे हैं, पैसा तो बहुत आएगा जाएगा, बट बच्चे वाली जो खुशी है वो आपको इट्स प्राइसलेस, जैसे ऐड थी मास्टरकार्ड की। देयर इज़ एवरीथिंग एल्स मनी कैन बाय, बट हैविंग अ किड, बच्चे होने की खुशी, दैट इज़ प्राइसलेस। आखिरी सवाल, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ऐसे जो है कि युवक और युवतियों के कि समय पर जो है कि वो कर लें और क्या मतलब उनको करना चाहिए कि इस तरह से उनको प्रॉब्लम ना आए? और अगर आती है तो कितने जल्दी इनको इस तरह से अपना ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए? ये मेरा एक ही मैसेज रहा है और हमेशा यही मैसेज रहा है कि हमेशा स्कूलों के अंदर सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात होती है और हमेशा ये बताया जाता है कि कैसे बच्चा ना हो, आपको या बच प्रेग्नेंट हो जाओगे तो कैसे ना हो। स्कूल करिकुलम में मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है, बिकॉज़ कभी भी ये नहीं समझाते कि आज तो नहीं, क्योंकि आज आपकी पीक फर्टिलिटी है। आज प्रोबेबली शायद संभोग करेंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएँगे। बट क्या फर्टिलिटी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय फर्टिलिटी एजुकेशन, क्योंकि उस पीक समय में आपकी फर्टिलिटी बहुत हाई है। बट यही 30 साल की उम्र के बाद, 32 साल की उम्र के बाद ऐसी डिक्लाइन में आएगी। वो कोई नहीं बताता आपको, ना कोई समझाता है। तो उस समय के बाद, क्योंकि आपने तो अपनी लाइफ में ये पढ़ा है कि भाई जब भी बच्चा चाहे हो जाएगा, कॉन्डोम्स यूज़ करिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करिए, ये सब करिए। बट किसी ने ये नहीं बताया कि भाई 30 साल, 35 साल के बाद किसी भी औरत का एग इतना कम हो जाता है कि आप बच्चा कोशिश भी करेंगे, हज़ारों ख्वाहिशें भी चाहेंगे तो भी नहीं हो रहा है। तो माय ओनली एम एंड ऑब्जेक्टिव इज कि आप अपने आप को फर्टिलिटी के बारे में अवेयर करिए, ना कि ओनली सेक्स एजुकेशन के बारे में। एंड अगर आपको फर्टिलिटी की अवेयरनेस होगी कि कब आपकी है, क्योंकि जनरली कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं है, किडनी फंक्शन नहीं है, सीबीसी नहीं है कि कोई जनरली करा रहा हो। बट अगर आप करा सकते हैं तो हमेशा हर औरत और हर पुरुष को, कभी पुरुष को अपना सीमेन एनालिसिस आप मान लीजिए 3-4 साल में भी एक बार करा ले, या हर 1 साल में एक बार प्रक्रिया मान लीजिए कि अपनी सीमेन एनालिसिस करिए। एंड औरतों को अपना एएमएच और एक एंट्रल फॉलिकल काउंट का अल्ट्रासाउंड, ये कराते रहेंगे तो आपको पूरी अवेयरनेस रहेगी कि आपकी फर्टिलिटी के क्या लेवल्स हैं। वी डू एट होम टेस्टिंग आल्सो, हम आपके घर पे आके भी करते हैं ताकि आप अपने शरीर के बारे में, अपने फर्टिलिटी के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा रेडी रहें और पता रहे कि हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ प्लॉसिबल, कितनी परसेंट सक्सेस की चांसेस हैं। ये आपकी नॉलेज कभी खराब नहीं जाएगी एंड ये नॉलेज आपके पास बहुमूल्य तरफ से होनी ही होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सार्थक बख्शी जी। इन्होंने विस्तार से बताया कि बच्चों की जो है कि ना होना, उसके क्या कारण है, बच्चा कैसे हो, उसके बारे में बताया और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। तो अगर आप जो है कि एक महिला है या आप पुरुष हैं और महिला जो है कि माँ बनने की ख्वाहिश रखती है, पुरुष जो है कि पिता बनने की जो है ख्वाहिश रखते हैं,
अगर आपको किसी तरह से समस्या हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो है कि ऐसी तकनीक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए डॉक्टर सार्थक बख्शी ने बताया आप इनके पास आ सकते हैं और विस्तार से जो है कि आपको जो है कि और भी जो है कि अच्छे से आपका जो है कि इलाज करेंगे और उसका जो है जैसे इन्होंने दावा किया है कि वो आपको माता-पिता जो है कि बन जाएँगे। टाइमिंग वही रहता है 9 मंथ का ही बताया है, टाइमिंग कम नहीं होगा कहीं आप सोच रहे होंगे कि जल्दी मतलब हो जाए और जल्दी इस तरह से है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हर जोड़ा यानी कि कपल का जो है कि एक सपना होता है कि भी शादी कर ले और उसके बच्चे हालाँकि आज की जो है ना कि जीवन जो है कि तकनीकी तेज़ भागती लाइफ़ है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि करियर सेट करना, घर का ये वो हर चीज़ को लेकर, फिर उसके बाद सोचते तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये भी आपके लिए सुझाव सलाह है कि जो भी चीज़ हो समय पे हो तो बढ़िया है। कोई बात नहीं अगर आपने देर कर दी है, आपके पास भी एक ऑप्शन है, आईवीएफ का ऑप्शन है, आप आके इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। मिलेगी तब ये तो आज यहाँ था, फिर किसी दोबारा किसी और मोड़ पे, किसी नए एक ऐसी जानकारी के साथ जो कि आपके लिए होगी बड़ी फ़ायदेमंद और आप उसको जो है कि करेंगे इस्तेमाल। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें, दिल्ली।